हर्बर्ट स्पेंसर। सामाजिक डार्विनवाद, साम्यवाद एवं सामाजिक उद्विकास के जनक हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म इंग्लैंड के एक छोटे से नगर डर्बी में 27 अप्रैल 1820 को हुआ था। इनके पिता जॉर्ज स्पेंसर एक शिक्षक थे, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर को स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। इसका मुख्य कारण इनका शारीरिक रूप से कमजोर होना और एकमात्र संतान होना था। स्पेंसर 9 भाई बहनों में एकमात्र जीवित संतान थे। हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों पर कई लोगों का प्रभाव था, जिसमें सर्वाधिक प्रभाव चार्ल्स डार्विन का था। डार्विन से ही इन्होंने उद्विकास के सिद्धांत को ग्रहण किया। यह डार्विन से इतने अधिक प्रभावित थे कि इनके मित्र हक्सले द्वारा इन्हें डार्विन का बुलडॉग कहकर मजाक उड़ाया जाता था। हर्बर्ट स्पेंसर पर अंग्रेज अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के विचारों का भी प्रभाव था। यह एडम स्मिथ की हस्तक्षेप की नीति एवं व्यक्तिवाद की नीति से प्रभावित थे। एडम स्मिथ का कहना था कि राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार राज्य को व्यक्ति के जीवन में भी अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शायद इसी से प्रभावित होकर हर्बर्ट स्पेंसर का यह कहना है कि वह राज्य सर्वोत्तम है जो अपने सदस्यों पर कम से कम नियंत्रण रखता है। स्पेंसर द्वारा कुछ समय के लिए रेलवे में नौकरी की गई। नौकरी छूटने के बाद इन्होंने इंग्लैंड की जानी मानी पत्रिका दी इकोनॉमिस्ट में उपसंपादक का कार्य किया। इस पत्रिका के प्रकाशन में कई लोग जुड़े हुए थे, जिसमें हक्सले एवं जॉन टिंडल प्रमुख थे। ये दोनों लेखक लंबे समय तक स्पेंसर के मित्र रहे और यहीं पर इन्हें जॉर्ज इलियट भी मिली थी। ये इलियट से विवाह करना चाहते थे, किंतु हो न सका और आजीवन अविवाहित रहे। अगस्त कांट ने स्पेंसर को विवाह करने का सलाह भी दिया था। स्पेंसर को चाचा की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के रूप में काफी धन प्राप्त हुआ, जिसके परिणामस्वरूप इन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपने घर पर ही लेखन कार्य प्रारंभ किया। समाजशास्त्र के क्षेत्र में ऑगस्ट कॉम्ट के कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय हर्बर्ट स्पेंसर को है। ऐसा कहा जाता है कि कॉम्ट ने समाजशास्त्र के जिस नक्शे को बनाया, स्पेंसर ने उसमें रंग भरने का काम किया। स्पेंसर की प्रमुख पुस्तकें। इनके द्वारा कई पुस्तकों की रचना की गई, जैसे 1. सोशल स्टैटिक्स 1851 सोशल स्टैटिक्स। जब स्पेंसर द इकोनॉमिस्ट से जुड़े थे, उसी अवधि में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक सोशल स्टैटिक्स को पूरा किया, जो 1851 को प्रकाशित हुई। 2. प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1854 प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। 3. फर्स्ट प्रिंसिपल्स 1863 फर्स्ट प्रिंसिपल्स। यह पुस्तक 10 खंडों में प्रकाशित हुई और इसी पुस्तक में सबसे पहले संस्था शब्द का प्रयोग किया, अर्थात स्पेंसर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्था शब्द का प्रयोग किया। इस पुस्तक को कहीं कहीं सिंथेटिक फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है। 4. प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी 1864-66 2 खंडों में। 5. द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1873। इसी पुस्तक में यह चर्चा की गई थी कि मेरे द्वारा स्पेंसर द्वारा प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी जाएगी। यह पुस्तक अमेरिका में काफी लोकप्रिय हुई और चार्ल्स कूले का कहना है कि लगभग 30 वर्षों में इस पुस्तक की 3,69,000 प्रतियों की बिक्री हुई। 6. प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1875 1882 1896 3 खंडों में प्रकाशित।
इसी पुस्तक से 1876 में अमेरिकी विद्वान ग्राहम विलियम समन द्वारा येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की विषय की प्रथम बार शुरुआत हुई। इसलिए इस पुस्तक को समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है और समन को अमेरिका का स्पेंसर कहा जाता है। 7. प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स 1877। 8. द मैन वर्सेस स्टेट 1984। 9. डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी 1890। डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी यह एक प्रकार से स्पेंसर की आत्मकथा थी। 10. द प्रॉपर स्फेयर ऑफ गवर्नमेंट, द प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट। 11. द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। 12. द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। स्पेंसर की समाजशास्त्र को देन। स्पेंसर द्वारा अनेक अवधारणाओं का उल्लेख किया गया, जैसे 1. उद्विकास का नियम, लॉ ऑफ एवोल्यूशन। 2. समाज एक सावयव के रूप में, सोसाइटी इज एन ऑर्गेनिजम्स। 3. सामाजिक नियंत्रण के साधन, एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। 4. सैनिक और औद्योगिक समाज, मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि उद्विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज जीवशास्त्री चार्ल्स डार्विन ने किया था, जिनके अनुसार किसी भी जीव का विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में प्रस्तुत प्राणिशास्त्रीय उद्विकासीय सिद्धांत, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से प्रभावित होकर हर्बर्ट स्पेंसर ने फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक में सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उद्विकास को परिभाषित करते हुए स्पेंसर लिखते हैं, उद्विकास पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित गति है, जिसके दौरान पदार्थ एक अनिश्चित असंबद्ध समानता, जैसे भ्रूण, से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलता है। उद्विकास एकरेखीय, यूनिलिनियर होता है और सदैव सजातीयता, होमोजेनेइटी से विजातीयता, हेट्रोजेनिटी की ओर होता है। स्पेंसर इस बात पर जोर देते हैं कि जीव के विकास के समान ही समाज का भी विकास धीरे धीरे होता है, जिसे इन्होंने सामाजिक उद्विकास कहा। इनका मानना है कि समाज भी क्रमिक स्तरों से गुजरते हुए निरंतर आगे की ओर अग्रसर है। इसमें नवीन समाज अपने परंपरागत समाज से जुड़ा हुआ होता है। हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि प्रत्येक समाज का एक परिवेश होता है। जब कोई बाहरी शत्रुओं के सम्मुख होता है तो वह सैन्यवादी होता है। उसकी आंतरिक समाज सैन्यवादी हो जाती है। शांति की अवस्था में समाज उद्योगवादी होता है। इस तरह स्पेंसर का कहना है कि प्राचीन काल के समाज सैन्यवादी थे, परंतु आधुनिक समाजों में भी परिस्थितियों के कारण सैन्यवादी परिस्थिति उभरती रहती है। सैन्यवादी समाज में राज्य और व्यक्ति के संबंध राज्य प्रधान होते हैं। व्यक्ति राज्य के लिए होता है। स्वतंत्रता एवं गतिशीलता का निषेध होता है। व्यक्तिगत संपत्ति नियंत्रित होती है, इसके विस्तार पर निषेध होता है। जबकि उद्योगवादी समाज व्यक्ति के लाभ के लिए होता है, संपत्ति एवं स्वतंत्रता पर नियंत्रण नहीं होता है। सैन्यवादी समाज में सभी संगठन सार्वजनिक हो जाते हैं। निजी संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जबकि उद्योगवादी समाजों में निजी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाता है। सैन्यवादी समाज में राज्य की संरचना केंद्रीयकृत होती है, जबकि उद्योगवादी समाज में राज्य विकेंद्रीयकृत होता है।
सामाजिक स्तरीकरण के मामले में सैन्यवादी समाज में पद, व्यवसाय और पदों का उत्तराधिकार निश्चित होता है, जबकि उद्योगवादी समाज में खुलापन होता है। इसमें लोगों को प्रतियोगिता एवं क्षमता वृद्धि के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आर्थिक गतिविधि की दृष्टि से सैन्यवादी समाज में आर्थिक स्वायत्तता, आत्मनिर्भरता, संरक्षण और सामान्य विदेश व्यापार होता है, जबकि उद्योगवादी समाज में स्वायत्तता नहीं होती है। शांतिपूर्ण व्यापार से आत्मनिर्भरता होती है, मुक्त व्यापार होता है। सैन्यवादी समाज में व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर राष्ट्रभक्ति, साहस, श्रद्धा, वफादारी, अधिकारियों में विश्वास एवं अनुशासन को सराहा जाता है, जबकि उद्योगवादी समाज में दूसरों के लिए सम्मान, दमन का प्रतिकार्य, व्यक्तिगत प्रयास, आत्मनिर्भरता, सत्यवादिता एवं दयालुपन को सराहा जाता है। नोट: आइगर कांट का कहना है कि दोनों प्रकार के समाजों में लक्षणों की स्पष्टता है, परंतु यह भी सत्य है कि एक ही समाज में एक ही समय में दोनों प्रकार के लक्षण पाए जा सकते हैं एवं बहुधा पाए भी जाते हैं। स्पेंसर के अनुसार उद्विकास किसी भी पदार्थ के अंदर होने वाली एकीकरण एवं विखंडन की वह प्रक्रिया है जिसमें वह पदार्थ एक अनिश्चित, असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध और भिन्नता में परिवर्तित होता है। इस प्रकार स्पेंसर उद्विकास को आंतरिक विभेदीकरण की प्रक्रिया कहते हैं और इस आधार पर दो प्रकार के समाज का उल्लेख करते हैं। क. सैनिक या युयुत्सु या युद्धप्रिय समाज, मिलिटेंट सोसाइटी। यह प्रारंभिक समाज है जिसमें सुरक्षा मुख्य उद्देश्य था और इस दृष्टि से संगठन का निर्माण होता था। स्पेंसर इस समाज की निम्नलिखित विशेषताएं बताते हैं। एक, समाज में सदस्यों के बीच अनिवार्य संबंध, सहयोग, कंपल्सरी रिलेशन पाए जाते हैं। 2, इस समाज में धर्म, प्रथा, रूढ़ि, मिथक, विश्वास आदि की बहुलता पाई जाती है। 3, ऐसे समाज में सत्ता एवं सामाजिक नियंत्रण अत्यधिक केंद्रीयकृत होता है। 4, इस तरह के समाज में कठोर अनुशासन वाला जीवन तथा निजी तथा सार्वजनिक जीवन में घनिष्ठता पाई जाती है। ख, औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। यह वर्तमान समाज है। इसका विकास सैनिक समाज से हुआ है। स्पेंसर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्गीकरण के रूप में औद्योगिक समाज का सर्वप्रथम उल्लेख किया। इस समाज में सैन्य क्रियाकलाप समाज के लिए बाह्य होते हैं और समाज सिर्फ मानव कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। स्पेंसर इस समाज की निम्नलिखित विशेषताएं बताते हैं। एक, ऐसे समाज में ऐच्छिक सहयोग, वॉलंटरी कोऑपरेशंस पाया जाता है। 2, इसमें लिखित कानूनों का महत्व होता है तथा व्यक्तियों के अधिकारों को प्रमुखता दी जाती है। 3, इस समाज में मुक्त समितियों एवं संस्थाओं का विकास होता है। 4, इसमें राजनीतिक सत्ता से आर्थिक क्षेत्र को स्वतंत्र रखा जाता है। हस्तक्षेप की नीति। 5, इस समाज में कार्यों का स्पष्ट बंटवारा होता है। 6, इस समाज में निजी एवं सार्वजनिक जीवन अलग अलग होता है। नोट: हर्बर्ट स्पेंसर का सैनिक एवं औद्योगिक समाज का वर्गीकरण सेंट साइमन से प्रभावित है। स्पेंसर एक रेखीय उद्विकासवादी है। इस आधार पर इन्होंने सरलता से जटिलता की ओर समाज के विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। एक, सरल समाज, सिंपल सोसाइटी। इसके अंतर्गत इन्होंने जनजातीय या आदिम समाज को शामिल किया है।
यह समाज यायावर, अर्ध आवासित तथा आवासित होता है। दो सम्मिश्र समाज, मिक्स्ड सोसाइटी, अर्थात जब कई सरल समाज मिलते हैं तो उसे सम्मिश्र समाज कहते हैं। स्पेंसर सामंतवादी समाज को भी इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। यह समाज भी यायावर, अर्ध आवासीय एवं आवासित होता है। तीन दोहरे सम्मिश्र समाज, डबल मिक्स्ड सोसाइटी, स्पेंसर प्रारंभिक औद्योगिक समाज को इसका उदाहरण बताते हैं। यह समाज अर्ध आवासित एवं आवासित होता है। चार तिहरे सम्मिश्र समाज, ट्रिपल मिक्स्ड सोसाइटी, इसके अंतर्गत इन्होंने विकसित औद्योगिक समाज को रखा है। यह भी अर्ध आवासित एवं आवासित होता है। इसी प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर सभ्यता के उद्विकास की भी बात करते हैं और उसे भी चार अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। एक शिकारी एवं कंदमूल फल की अवस्था, दो पशु पालन की अवस्था, तीन कृषक अवस्था, चार औद्योगिक अवस्था। स्पेंसर के अनुसार समाज की संरचना अर्थात सामाजिक संरचना अनेक अंगों से मिलकर बनी हुई है और इन अंगों को ही संस्था कहते हैं। इस प्रकार स्पेंसर पहली बार संस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। स्पेंसर द्वारा 1862 में प्रकाशित फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक में पहली बार संस्था की अवधारणा दी गई। एक प्रकार से स्पेंसर संस्थाओं को समाज के अंग के रूप में देखते हैं। इन अंगों से ही व्यवस्था, सिस्टम के निर्माण की बात करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि किसी भी विकसित समाज में तीन प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। एक, समर्थनकारी व्यवस्थाएं, सपोर्टिंग सिस्टम्स। इसके अंतर्गत समाज के उन अंगों को शामिल किया जाता है जो जीवित जीवों को पौष्टिकता प्रदान करती है, अर्थात वह व्यवस्था जो उत्पादन कार्य में शामिल होती है। दो, वितरण की व्यवस्था, डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम। इसके अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं का वितरण करने वाली संस्थाओं को शामिल किया जाता है। इसमें विभिन्न संस्थाएं एक दूसरे से जुड़कर ही इस कार्य को सही ढंग से कर सकती हैं। तीन, नियंत्रणकारी संस्थाएं, रेगुलेटिव सिस्टम्स। इसके अंतर्गत उन संस्थाओं को शामिल किया जाता है जो समाज में एकता स्थापित करने का कार्य करती है। हर्बर्ट स्पेंसर अपने विश्लेषण में एक अन्य जगह 6 प्रकार की अंग या संस्था बताते हैं। एक, घरेलू संस्था। इसमें इन्होंने परिवार, विवाह एवं नातेदारी को शामिल किया है। दो, धार्मिक संस्था। इसके अंतर्गत इन्होंने कर्मकांड एवं धार्मिक क्रियाओं को शामिल किया है। तीन, राजनीतिक संस्था। इसके अंतर्गत राज्य सरकार, कानून इत्यादि शामिल है। चार, चर्च की संस्था। यह एक प्रकार से नियमों की संस्था है। इसके अंतर्गत मंदिर, मस्जिद, चर्च जैसे संगठन शामिल है। पाँच, व्यावसायिक या पेशेवर संस्था। इसके अंतर्गत अलग अलग व्यवसाय एवं उससे जुड़ी विशिष्टताएं हैं। 6, औद्योगिक संस्था। इसके अंतर्गत उद्योग धंधे शामिल है। इस प्रकार स्पेंसर के अनुसार संस्थाओं का व्यवस्थित योग ही सामाजिक संरचना है। सावयवी सिद्धांत। हर्बर्ट स्पेंसर समाज की सावयवी व्याख्या करते हैं। स्पेंसर के साथ साथ ऑगस्ट कॉम्ट ने भी सावयव की चर्चा की। इन्होंने समाज को कई सावयवों की समष्टि कहा और इसी समष्टि को महत्व दिया। स्पेंसर भी कहते हैं, समाज व्यक्तियों, सावयवों का संकलन है। इसलिए इनके अनुसार समाज एक जीव नहीं बल्कि महाजीव, सुपर ऑर्गेनिजम्स है। स्पेंसर का कहना है
कि समष्टि को समझने से पहले उसकी इकाई सावयव को समझना जरूरी है, इसीलिए इन्हें व्यक्तिवादी कहा जाता है। इनका कहना है कि वह समाज बेहतर है जिसमें व्यक्ति बेहतर है, क्योंकि इकाइयों के लक्षणों से ही समूह के लक्षण का पता चलता है। हर्बर्ट स्पेंसर सावयववाद के द्वारा समाज के विकास को स्पष्ट करते हैं। एक प्रकार से इन्होंने समाज एवं जीव में सादृश्य एनालॉजी स्थापित किया है। इन्होंने समाज को सावयव के समाज मानते हुए तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तुलनात्मक विश्लेषण से तात्पर्य जीव एवं समाज में समानता एवं असमानता का विश्लेषण है। इनके अनुसार सावयव और समाज में समानताएं और भिन्नताएं पाई जाती है। इनके अनुसार सावयव और समाज में समानता के बिंदु निम्न प्रकार है। समाज व शरीर संरचना का आकार साइज धीरे धीरे बढ़ता है, अर्थात आकार वृद्धि दोनों में समान है। दोनों की संरचना जैसे जैसे विकसित होती है उनमें जटिलता आती जाती है। शरीर एवं समाज के विकास के साथ साथ उनके अंगों के कार्यों में भी अंतर आता जाता है। समाज व शरीर की नश्वरता। इसी प्रकार स्पेंसर असमानता के बिंदु भी बताते हैं। शरीर संरचना में समाज जैसी व्यापकता नहीं होती, अर्थात शरीर समाज के समान व्यापक नहीं होता है। संपर्क का अभाव भी दोनों में असमानता का मुख्य बिंदु है। चेतना के आधार पर भी सावयव और समाज में अंतर किया जाता है, अर्थात सावयव में चेतना का एक केंद्र होता है जबकि समाज में कई केंद्र होते हैं। इस तरह हर्बर्ट स्पेंसर सावयवी सिद्धांत से सामाजिक समष्टि की एकात्मक दृष्टि से व्याख्या करते हैं। सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल। स्पेंसर समाज के सुचारू रूप से संचालन के लिए नियंत्रण को आवश्यक मानते हैं, लेकिन इनके अनुसार नियंत्रण एक सीमा के अंदर ही होना चाहिए। इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के 4 साधनों का उल्लेख किया है, जिसे स्वयं इनके द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया है। बाह्य नियंत्रण इसके अंतर्गत धर्म, प्रथा और सरकार को शामिल करते हैं। आंतरिक नियंत्रण इसमें इन्होंने केवल नैतिकता को शामिल किया है। स्पेंसर का कहना है कि जब तक आंतरिक नियंत्रण का साधन अर्थात नैतिकता का विकास नहीं हो जाता है, तब तक बाह्य नियंत्रणों की आवश्यकता है। स्वयं स्पेंसर के शब्दों में वह राज्य या समाज सर्वश्रेष्ठ है जो अपने सदस्यों पर कम से कम नियंत्रण रखता है। इस प्रकार स्पेंसर द्वारा समाज की उद्विकासीय एवं सावयवी व्याख्या की गई, परंतु जो प्रतिष्ठा एवं सम्मान उन्हें प्राप्त होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। शायद यही कारण है कि पार्सन्स अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में लिखते हैं कि स्पेंसर के विचारों की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। अब स्पेंसर को कौन पढ़ता है?